हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, ये चैनल जिसमें हम लोग डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। गाइस, आज का सेशन जो है प्रीवियस सेशन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप से ही कनेक्टेड है। उसी को ही टॉपिक को हम आगे ले जा करके प्रोसीड करने वाले हैं। हमने तीनों में डिफरेंस तो समझ लिया। अब बारी है हमारा जो कोर्स है, हमारा कोर्स है आईडीडी, है ना। और आईडीडी में क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात की जा रही है। तो अब हम इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं गाइस। ये 3 पार्ट में आपका रहने वाला है। आपका जो कोर्स है गाइस, आईडीडी या फिर बीएड की बात करूं तो आईडी, दोनों में ही आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो जैसे कि डिप्लोमा में हम लोग आपका डिप्लोमा बोला जाता है आईडीडी में। आईडीडी का मतलब इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आपका जो कोर्स डिजाइन किया गया है आरसीए की तरफ से, वो 3 डिसेबिलिटी को फोकस किया गया है, जिसमें सबसे पहली है आपकी आईडी, दूसरी है आपकी ऑटिज्म, और तीसरी है आपकी एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हम लोग ये जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को पढ़ने जा रहे हैं, उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का पार्ट आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का रहेगा, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, बीएड के हो, एमएड के हो, तीनों के लिए ही ये सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज पार्ट 1, जिसमें हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको जो है वो डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। होपफुली इस सेशन के बाद आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, और बड़े ही सिंपल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। पिक्चर के माध्यम से आपको जो है इनके आइडेंटिफिकेशन बताने का प्रयास किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं आपको करने वाली हूँ कि जो है अभी रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन न केवल यूट्यूब पे है, बल्कि प्ले स्टोर पे इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें 2 कोर्स डिजाइन किए गए हैं, 2 कोर्स लॉन्च किए गए हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जिसमें आपकी रिक्वेस्ट से, आपके सपोर्ट, आपके प्यार के कारण जो है ये कदम उठाया गया है गाइस, कि आप लोग चाहते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, अभी मैं रैंडम टॉपिक्स जो है वो इस पे करा रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छे लगे हैं टॉपिक्स, आप लोगों का सपोर्ट मिला है, और आपका बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि मैम हमें सारे सब्जेक्ट्स जो है आप कंटेंट जो है वो डिटेल में और डेली की क्लासेस लेकर के आप हमें पढ़ाइए। तो गाइस, इसी को ही ध्यान में रखते हुए मैंने एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन करवाई है, और उसके बेसिस पे आपको 2 कोर्स फिलहाल जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसपे आपको बोनस के रूप में डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन की भी तैयारी करवाई जाएगी साइड बाय साइड। और जो है आपके जो टॉपिक, जो डिप्लोमा, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं, उनको भी जो है वो कंटेंट को वहां पर डिस्कस किया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। और टेस्ट सीरीज भी रहेगी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो यदि आप जो है वो डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बड़ा ही किफायती उसकी दामों पर जो है इसको रखा गया है, बहुत ही किफायत सी कीमत है ना, जिसकी जितनी एक नर्सरी थर्ड, सेकंड, थर्ड क्लास की जो है बच्चों की ट्यूशन फीस के माफिक जो है इसको रखा गया है। लेकिन बस इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको जो है वो चीजें जो है वो डिटेल में चीजें समझ में आए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लोगों को मिले, और आगे जाकर के चाहे आप डीएसएसबी में जॉब करें, चाहे आप किसी भी लेवल पर जाकर के स्पेशल एजुकेटर की जॉब, इवन चाहे आप अपना स्कूल भी ओपन करना चाहें, तो एक इंडिपेंडेंसी जो है आपको फील हो, कॉन्फिडेंस फील हो कि यस, वी नो समथिंग अबाउट स्पेशल एजुकेशन। तो इसी मकसद के साथ गाइस ये इनिशिएशन लिया गया है। तो एक बार गो थ्रू करिएगा गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का पार्ट 1 रहेगा, तो जिसमें आईडी को डिस्कस किया जाएगा। तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती क्या है, सबसे पहले तो यही देख ले, है ना। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विकासात्मक विकलांगता, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इट इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ chronic condition comprising mental और physical impairment that arises before adulthood। ठीक है, टेक्निकल टर्म गाइस कुछ भी कहें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में दी गई है, आप बकायदा आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। साथ साथ में
ठीक है। तो नाम से आप पहले तो इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज मतलब कि वो सारी डिसेबिलिटीज जो कि डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान प्रकट होती है, डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। तो सारी क्या है, विकासात्मक विकलांगताएं हो गई है। तो ये एक डाइवर्स ग्रुप है, अलग अलग तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक क्षति वाले जो है वो व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे से लेकर के जो है वो वयस्क तक, यानी डेवलपमेंटल पीरियड तक जो है ये सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कॉज इंडिविजुअल लिविंग विद देम many difficulties in certain areas of life, especially in language, mobility, learning, self-help and independent living। इसका क्या मतलब है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में बच्चे के साथ में क्या दिक्कत जनरली देखने को मिलती है, कौन कौन से एरियाज उनके अफेक्ट होते हैं। बच्चे की भाषा अफेक्ट होती है, कोई भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हो, ठीक है, तो उसमें बच्चे की भाषा जनरली अफेक्ट होगी, बच्चे की मोबिलिटी, गतिशीलता, है ना, चलना फिरना बच्चे का, बच्चे की सीखने का कौशल, बच्चे की सेल्फ हेल्प स्किल्स, स्वयं सहायता के जो कौशल है जिसे आप लोग एडीएल कहते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग, ये सारी चीजें जो है वो बच्चे की अफेक्ट होती है जितनी भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कौन सी हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आईडी, ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी जिसे आप लोग कहते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम एंड सेंसरी इंपेयरमेंट जिसमें हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट और डेफ ब्लाइंडनेस जो है ये सारी शामिल होंगी। हमारा जो सिलेबस डिप्लोमा का स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आईडीडी, तो ये तीनों डिसेबिलिटी के ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी, चाहे वो असेसमेंट पढ़िए, चाहे वो करिकुलम पढ़िए, चाहे वो आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़िए, तो आपके सारे यूनिट्स ही नाम से है। एक यूनिट आईडी से है, एक यूनिट एएसडी से कनेक्टेड है और एक यूनिट एसएलडी से कनेक्टेड है। आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा इस सेशन की बात है। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशंस प्लान किए हैं। तो आज जो है वो पार्ट 1 डिस्कस करें, जिसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या डिस्कस करेंगे? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एंड इसी के जो है वो जो है बाद में जो है पार्ट 2 में जो है एएसडी और पार्ट 3 में जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। तो आगे मूव करते हैं गाइस हम लोग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक विकलांगता, किसे क्या क्या कहते हैं? बौद्धिक विकलांगता। तो देख, आज के फोकस पॉइंट गाइस रहेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्मिनोलॉजी क्या चेंजेस हैं करंट टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, ये आईडी और एमआर, कुछ लोग एमआर बोलते हैं, कुछ लोग आईडी बोलते हैं, एक्चुअल में ये है क्या चीज, है ना, इसका प्रिवलेंस रेट क्या है, कितना प्रसार है, कितनी फैली हुई है, कितनी दर है इसकी, परसेंटेज जिसे आप लोग बोलते हैं कितना है इस डिसेबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, टेक्निकल टर्म में, क्लिनिकल बेसिस पे, और आप इसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन क्या है। और इसी के ही गाइस जो है वो सीक्वेंस में आपका जो है हम लोग स्क्रीनिंग पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो मिलते रहेंगे आपके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी कौन सी है? आमतौर पर हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जिसे मेंटल रिटार्डेशन की टर्म यूज की जाती है उसके लिए जनरली आमतौर पे लोग समाज में हमारे क्या भाषा यूज करते हैं, इसके लिए आप सबने सुना होगा, हमने भी कभी ना कभी यूज किया होगा, that is idiot, imbecile, feeble minded, moron, mental deficiency, mental subnormality, retarded, है ना, ये सारे टर्म्स जो है इनके लिए यूज की जाती हैं। जैसे क्या, मूर्ख है, बड़ा कमजोर बच्चा है, दिमाग इसका बड़ा कमजोर है, बेवकूफ है, मानसिक तौर पे इसमें कमी है, मानसिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, मानसिक उपसामान्यता है, मंद है, धीमा चलने वाला बच्चा है, एंड इस तरह से बहुत सारे। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली जो है वो, इनको हम लोग जो है वो टर्म्स को जो यूज करते आ रहे हैं। तो आगे मूव करते हैं।
अब चेंज हुआ टर्मिनोलॉजी में, है ना, चेंज करंट टर्मिनोलॉजी, इन करंट टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मेंटल रिटार्डेशन, आप जो पुरानी बुक्स उठा करके देखेंगे ना, है ना, तो पुरानी 90s वाली जो बुक्स है उनको उठा करके देखेंगे तो सारी जगह आपको टर्म मेंटल रिटार्डेशन ही दिखेगा। बिकॉज हम लोग भी उसी दौरान पढ़ाई करे हुए हैं, हम लोग ने हमारा डिप्लोमा बीएड ये सब भी उसी दौरान हुआ है। तो मैं जब भी कोई भी सेशंस कराऊंगी तो जनरली आप देखेंगे कि मेरी जो फ्रिक्वेंटली जो बोलने में जो टर्मिनोलॉजी थी वो मेंटल रिटार्डेशन ही बोला जाएगा। ठीक है, तो वो रीजन यही है क्योंकि उस समय पे इसके लिए जो टर्म यूज की जाती थी दैट वाज मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जो क्या यूज किया जाता है, तो न्यू जो टर्मिनोलॉजी जिसे मैं आपको कहूंगी, ठीक है, न्यू नहीं बोलूंगी, वर्तमान में जो यूज करे जाने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि काफी समय से हम इसका उपयोग करे जा रहे हैं और अब तो आरसीआई यूनिवर्सिटी सब ने इसका टर्म चेंज करके इवन आपके सिलेबस में, बीएड के सिलेबस में ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? आईडी, है ना, जैसे एलडी होता है ना, एएसडी है, तो आईडी लिखा हुआ होगा। तो इसी तरह से डिप्लोमा का तो सिलेबस ही अपडेट हो गया, बीएड का भी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं आईडी वर्ड जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन है, इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द टर्म मेंटल रिटार्डेशन नेशन वाइड, पूरे नेशन में, जैसा आपको बताया कि मेंटल रिटार्डेशन को चेंज करके ग्रेजुअली हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो काफी समय से इस फील्ड में है, तो हम लोग क्योंकि हमें हमारी जबान पे वो चीज चढ़ी हुई है, तो हम लोग जनरली जो है वो मेंटल रिटार्डेशन वर्ड ही यूज करते हुए आ रहे हैं। तो चेंज करना, इसीलिए उसने ग्रेजुअल रिप्लेसिंग बोला है, धीरे धीरे हम उसको चेंज कर रहे हैं, जगह ले रही है। मानसिक मंदता की जगह कौन सा टर्म ले रहा है? बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, क्यों? Advocates for individual with intellectual disability have rightfully asserted that the term mental retardation has negative connotations, has become offensive to many people. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि फिर अंतर क्या है, क्या अंतर होगा मेंटल रिटार्डेशन में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में? क्या जरूरत है? दोनों ही तो टर्म है, शब्द भी दोनों में दो ही है, दोनों में दो ही तो वर्ड है, कोई ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, तो क्यों चेंज करने की जरूरत है? वो कह रहा है कि जो मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हिंदी में मानसिक मंद, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ कहते हैं, ये एक नेगेटिव साउंड करता है, नकारात्मकता इस शब्द में दिखाई देती है कि हम एक अपमानजनक एक शब्द यूज हो रहा है किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, जिसका कोई दोष नहीं है, ठीक है, जिसका कोई दोष नहीं है, लेकिन हम एक अपमानजनक शब्द की, ये मानसिक रूप से मंद है। कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसे जो है वो मंद व्यक्ति कहा जाए, और वो भी मानसिक रूप से मंद, मतलब कि इज इक्वल टू, अगर हम हमारी सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बोले तो बोलेगा पागलपन है, पागल है ये बच्चे, है ना। अगर हम अपने अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकल करके आप सोसाइटी का व्यू लेकर के देखिए, जो लोग बहुत टाइम से जानते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेशल स्कूल चल रहा है मानसिक मंद बच्चों का, उनसे बोलिए सिंपल भाषा में, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनसे बोलिए किन किन बच्चों का स्कूल है, ठीक है, आप उन्हें बताइए मत कि हम यहाँ पढ़ते हैं, तो यही बोलेंगे ये पागल बच्चों का स्कूल है ना। तो ये क्या चीज शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक नेगेटिव नोशन, है ना, एक नकारात्मकता शो हो रही है। लेकिन जब बौद्धिक विकलांगता बोलते हैं तो बात वही बोली जा रही है, लेकिन वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि एज अ होल, एक पर्सपेक्टिव में एक छोटा सा पार्ट है बुद्धि, और उस बुद्धि में अफेक्ट है बाकी चीजें लाइक सोशल, पर्सनल, मोरल, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, वो एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो ये नेगेटिविटी को जो है वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस टर्मिनोलॉजी को चेंज करने का प्रयास किया गया है। तो आइए मूव करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये आज का टॉपिक और आज का टर्म। मेंटल रिटार्डेशन इज ए कंडीशन, वो क्या कह रहा है? मेंटल रिटार्डेशन है क्या? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इट इज ए कंडीशन, एक कंडीशन है विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ डैमेज इन ब्रेन सेल्स ड्यू टू नोन एंड अननोन कॉजेस। वो कह रहा है कि अब ये है क्या मेंटल रिटार्डेशन, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या? पहली बात तो देखिए, लास्ट वाली लाइन देखिए, फोर्थ पॉइंट, पहली बात तो ये मेंटल इलनेस नहीं है, जैसा मैं बता रही हूँ कि सोसाइटी का जनरल पर्सपेक्टिव है कि ये बच्चे पागल है ना, तो पहली बात तो ये पागल नहीं है, ये रिटार्डेशन है, मंदता है, ये बौद्धिक रूप से सिर्फ विकलांग है, बाकी सब चीजें ओके हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं वो, कि इट इज ए कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कि जो ठीक हो जाएगी या कोई दवाइयां लेने से ठीक हो जाएगी। इट इज ए कंडीशन ऑफ ब्रेन, ये हमारे दिमाग की एक स्थिति है जिसमें कोई ना कोई डैमेज हो गया है, ब्रेन सेल्स में डैमेज हो गया है। किस वजह से हो गया? कुछ
नोन कारण है और कुछ जो है वो अननोन है। बहुत से कारण तो पता कल चल चुके हैं और बहुत से कारण जो है अभी भी पता नहीं चले हैं। ठीक है, तो इट इज एक, पहले ध्यान में रखिएगा कि इट इज ए कंडीशन, ये एक ब्रेन की स्थिति है। ठीक है, जिसमें ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई ना कोई डैमेज हुआ है, कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ है। क्योंकि भगवान की बनाई हुई हर चीजें जो है वो एक ऑर्डर है, एक व्यवस्थित है। और जब उन ऑर्डर में किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी हो जाती है, चाहे वो चीज कोई टूटी हुई है, चाहे दूसरी जगह पे जुड़ी हुई है, चाहे है ही नहीं, एब्सेंस है या एक्स्ट्रा है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर तो बिगड़ गया ना। जो भगवान का बनाया हुआ एक्चुअल ऑर्डर है वो तो बिगड़ गया। तो दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर, जहां से बना है डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी, क्योंकि वो कार्य करने में असक्षम है किसी पर्टिकुलर कार्य को, इसलिए हमने उसको डिसेबल बोल दिया। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, तो ये अपने पॉइंट्स, जैसे जो हाईलाइटिंग है ना पॉइंट, आपको उनको पॉइंट्स को उठाना है। जब पॉइंट्स उठाएंगे तो आप उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे और एग्जांपल्स भी जो है वो ऐड कर पाएंगे। तो हमेशा टॉपिक में से पॉइंट को रट्टा मत मारिए, पॉइंट्स को पकड़िए। लाइक पहले वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, ये एक ब्रेन की स्थिति है, जिसमें उस स्थिति में ब्रेन के किसी हिस्से में जो है वो कोई ना कोई डैमेज हो जाता है। किस वजह से? कारण कुछ नोन है और कुछ अननोन है, कुछ ज्ञात कारण है और कुछ अज्ञात कारण है। ओके, यहाँ तक की बात होगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है? इट मेक्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट स्लो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंडिविजुअल। वो कह रहा है कि जो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, उस बच्चे की एज का जो सामान्य बच्चा है, उस एज ग्रुप के सामान्य बच्चे कि जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो धीमा हो जाता है। उस डैमेज इन ब्रेन की वजह से, ब्रेन में जो डैमेज हुआ है ना, उसकी कोशिकाओं में जो क्षति हुई है, उसकी वजह से उसका ये जो शारीरिक है और मानसिक विकास है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर क्या सारे जो एमआर बच्चे होते हैं, सारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, सारे सेम होते हैं? वगैरह कि नहीं, सारे सेम नहीं होते, नॉट सिमिलर, दे डिफर ड्यू टू देयर सिवियरिटी एंड प्रॉब्लम। अब एमआर में भी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, वो भी सब सेम नहीं होते हैं। उनको फर्दर सेशंस में हम लोग देखे होंगे। और अभी तक आप लोग, जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया है ना, आप लोग फील्ड में एंटर किया है, तो आपने देख सुना होगा, माइल्ड बच्चा है, मॉडरेट बच्चा है, सीवियर बच्चा है ना, प्रोफाउंड बच्चा। तो ये फर्दर, यानी कि सारे एमआर बच्चे सेम नहीं है। ऑल दो सारे मेंटल रिटार्डेड डायग्नोस हो चुके हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड डायग्नोस हो चुके हैं, लेकिन सारे सेम नहीं है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंटल रिटार्डेशन मेंटल इलनेस नहीं होती है, दोनों एक अलग अलग चीज होती है। मेंटल रिटार्डेशन ब्रेन की एक कंडीशन होती है, और मेंटल इलनेस जो है वो एक बीमारी होती है, जो कि दवाई लेने से, डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट करने से, काउंसलिंग करने से ठीक हो सकती है ना। बट मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट क्योरेबल, ये ठीक नहीं हो सकती है। तो ये कुछ बेस देने का प्रयास किया जिससे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, कि उसका डायग्नोसिस, उसके टेक्निकल टर्म्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आगे मूव करते हैं गाइस। ये है क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, किस तरह से आप उसको डायग्नोस करेंगे। तो बेसिक तीन चीजें हैं, इनमें से एक भी मिसिंग होने पे आप नहीं कह सकते हैं कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसीलिए मैं इसे क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस कहती हूँ। ठीक है, वो तीन चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले, उस बच्चे का जो आईक्यू है वो बिलो 70 होना चाहिए। आईक्यू 70 या उससे कम यदि है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे में जो है मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स हैं। लेकिन सिर्फ अगर आईक्यू आईक्यू ही बिलो हो तो आप नहीं कहेंगे। उसके साथ में दो कॉम्बिनेशन और होने चाहिए, और वो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन एटलीस्ट टू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, एडेप्टिव फंक्शनिंग, है ना। दो एरियाज डेवलप में, हमारे जो एडेप्टिव फंक्शंस हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में जो हम लोग समायोजन करते हैं, वो जो हमारी फंक्शनिंग है, ठीक है, उनके किसी भी दो एरिया में, एरियाज आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, होम लिविंग, सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिटी रिसोर्सेस, है ना, एकेडमिक स्किल, सेल्फ डायरेक्शन, वर्क, लेजर, हेल्थ, सेफ्टी, है ना। तो आपके सामने है सारे के सारे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने का प्रयास किया गया है, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को समस्या ना हो। ठीक है, और तीसरी चीज, पहली चीज तो होगी कि आईक्यू 70 या 70 से बिलो होना चाहिए। दूसरी चीज क्या रहेगी? दूसरी चीज रहेगी कि अडेप्टिव बिहेवियर के किसी भी एक फंक्शन में जो है, एक एरिया में जो है, कोई ना कोई, एटलीस्ट टू एरिया में, सॉरी, एटलीस्ट टू एरिया में, कम से कम दो एरिया में, चाहे बच्चे को एकेडमिक में प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे को यू नो
हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड क्रियाओं में किसी तरह की दिक्कत है, बच्चे को सोशल स्किल में प्रॉब्लम है, बच्चे को बातचीत करने में किसी तरह की समस्या हो रही है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में जो है वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो किसी भी दो एरिया में प्रॉब्लम। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑनसेट अकर्स प्रायर टू एज 18, यानी कि एज 18 क्यों है, 19 क्यों नहीं लिख दिया, 16 क्यों नहीं लिख दिया, नहीं, 18 ही लिखा, बिकॉज ये जो 18 ईयर्स है ये डेवलपमेंटल पीरियड कहलाता है। 0 to 18 ईयर्स, जब से माँ ने बच्चे को कंसीव किया है अपने गर्भ में, तब से लेकर के 18 वर्ष तक की जो एज होती है, ये आपका कहलाता है विकासात्मक अवधि, या फिर बोलते हैं आप इसको डेवलपमेंटल पीरियड, ठीक है। इसके दौरान यदि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही चीजें, आईक्यू भी 70 या 70 से बिलो हो गया, और ये किसी दो एरिया में या दो से ज्यादा एरिया में इसको प्रॉब्लम हो रही है, और एज भी उसकी 18 साल से कम है, जब ये तीन कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाएंगे तो यू कैन से कि चाइल्ड में हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बात समझ रहे हैं मेरी? चाइल्ड में है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बच्चे में माइंड बौद्धिक विकलांगता जो है वो हो सकती है, ठीक है। फर्दर डायग्नोसिस तो गाइस जो है टेक्निकल पर्सन ही करेगा, बकायदा। अगर आईक्यू आईक्यू मैं और आप थोड़ी ना बता पाएंगे आईक्यू कितना है ना। अनुभव के द्वारा हम जरूर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके बता सकते हैं कि ये बच्चा शायद माइल्ड कैटेगरी में आएगा, शायद मॉडरेट में आएगा, लेकिन ये शायद थोड़ी ना चलेगा काम। आपको प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा, और वो टेस्ट कौन लगाएगा, वो साइकोलॉजिस्ट ही लगाएगा। यू कैन नॉट डू द, बात समझ रहे हो? तो ये है गाइस आपके डायग्नोसिस के क्राइटेरिया, है ना। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम 70 या 70 से बिलो, ठीक है। अडेप्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रही है, और एज 18 से पहले पहले ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो एज 18 से पहले पहले जो भी ये प्रॉब्लमेटिक चीजें, यही डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस। तीनों में से एक भी मिसिंग हो गया, मान लीजिए ये दोनों प्रॉब्लम बच्चे की 18 साल के बाद दिख रही है, भाई 18 साल तो बिल्कुल ओके था, आईक्यू भी 80 90 लाइक इस तरह से था, और अभी देख रहे हैं तो आईक्यू कम हो गया 19 साल के में, तो आप उसको मेंटल रिटार्डेशन नहीं कहेंगे, वो फिर मेंटल इलनेस में आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों चीजें रहेंगी, ओके। क्राइटेरिया भूलना नहीं है, नींद में भी कोई पूछे ना मेंटल रिटार्डेशन के तीन क्राइटेरिया क्या है, मानदंड क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बात प्रसार दर की, तो भाई कितना फैला हुआ है हमारे जो आम जो जनता है, पॉपुलेशन है, उसमें ये कितनी दर है, इसकी परसेंटेज कितनी है, व्यापकता कितनी है। तो गाइस कहा जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन का जो है वो लगभग जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें एस्टिमेटेड, है ना, जनरल पॉपुलेशन में 2 to 3%, 2 से 3% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, इसी तरह से हर डिसेबिलिटी का हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आप मेंटल रिटार्डेशन का याद रखिए, 2 से 3% प्रिवलेंस रेट, ठीक है। सॉरी। आगे देखते हैं गाइस आइडेंटिफिकेशन। अब बात आ रही है कि इनको पहचानोगे कैसे आप, क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स आपको दिखने वाले हैं, उनके बिहेवियर में क्या क्या चीजें दिखेंगी जिससे आप बच्चे को पहचान जाओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसमें ये दिक्कत है, बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहला स्लो रिएक्शन। पहली चीज क्या आ रही है, धीमी प्रतिक्रिया। जनरली दे रिस्पॉन्ड स्लोली टू व्हाट अदर्स सी एंड टू व्हाट हैपन टू देयर सराउंडिंग, समथिंग दे डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल, दे नीड टू डू रिपीटेडली, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, पिक्चर आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को सपोर्ट कर रही है कि बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मदर बुला रही है कम हेयर, तो या तो वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करेंगे, या बात को ही नहीं समझेंगे, आपको बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ेगी, है ना। कि इसी के कंपैरिजन में एक नॉर्मल बच्चा रहेगा तो जस्ट वो इशारा करने पे भी आ जाएगा आपके पास है, लेकिन इसको रिपीट करनी पड़ेगी उसी उसी चीज को बार बार, ठीक है। तो धीमा रिएक्शन जो होता है, धीमी प्रतिक्रिया होती है, जो चीज बच्चा नॉर्मल बच्चा जो है वो बहुत जल्दी चीज को समझ जाता है, इशारे से भी समझ जाएगा, इनको बार बार बोलने पे भी जो है इनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, उनको स्पष्टता का अभाव होता है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस क्लियरली देयर थॉट्स नीड्स फीलिंग्स, बच्चा बता ही नहीं पाता उसको क्या चाहिए किस समय पे, उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है, आपने खाना रख दिया तो वो खाता चला जाएगा,
है ना, नहीं दिया तो वो भूखा बैठा रह जाएगा, उन्हें शुशु कर दिया तो वो बता नहीं पा रहा है कि मैं गीला हो चुका हूँ, मेरे चेंज कर दीजिए, नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी बात ही नहीं बता पा रहे, अपनी आवश्यकता ही नहीं बता पा रहे, अपने फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को नहीं बता पा रहे कि मुझे कैसा फील हो रहा है। नॉर्मल बच्चा गुस्सा करता है ना, तो रोने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा, हर चीज को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, है ना। और अगर करते भी हैं तो हमें क्लियर नहीं कर पाते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, है ना। तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस, इसीलिए वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, दूसरों को उनकी बात को समझना पड़ता है। और खासतौर से कौन से सबसे पहले समझता है, मदर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसके क्लोज है, वो समझ जाती है कि अब ये रो रहा है तो इसको क्या चाहिए, अब ये हंस रहा है तो इसको क्या चाहिए, क्या सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस क्लियरली देयर थॉट्स, नीड्स एंड फीलिंग। ठीक है, अपने ना तो विचारों को प्रकट कर पाते हैं प्रॉपर वे में, ना अपनी आवश्यकता को, ना अपनी भावनाओं को। आगे मूव करते हैं। इनेबिलिटी टू लर्न फास्ट, तेजी से सीखने में असमर्थता होती है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा जो है वो चीजों को सीखता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें मेच्योरिटी आती चली जाती है। वही बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, ए नहीं लिख पाता है प्रॉपर वे में, वो है वही सीखना है, लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है प्रॉपर वे में, हर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, वही बच्चा सेंटेंस क्या ऐसे लिखेगा, प्रॉपर इंग्लिश बोलेगा, सब कुछ करेगा। तो ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जो बच्चे हैं एज के अकॉर्डिंग जो है वो सीख नहीं पाते हैं, दे हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग एक्टिविटीज विच आर न्यू एंड डिफरेंट, दे आर स्लो इन लर्निंग, वो सीखने में बहुत धीमे होते हैं। और खासतौर से नई और अलग जो एक्टिविटीज होती है ना, वो रूटीन वाली तो वो जनरली वो कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई अलग से हटके एक्टिविटी दे दी, कुछ नई एक्टिविटीज दे दी, जबकि नॉर्मल बच्चा जो है वो उसके उसका जो सामान्य जो है पीयर ग्रुप का जो बच्चा है ना, तो वो कैसा करेगा, वो जो है वो उस चीज को एंजॉय करेगा, वो कुछ नया सीखने के लिए मिला, लेकिन इसे डिफिकल्टी फेस करनी करेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, जल्दी समझ ही नहीं पाता चीजों को, पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, ये अब मदर या टीचर उसे पूरी व्हाट इज दिस, तो वो बहुत सोच रहे कि कहीं देखा था, ये क्या हो सकता है, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये ब्रश है, ये कंघी है, ये क्या है, पता नहीं, उसको समझ में नहीं है, तो दे हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इजिली व्हाट दे सी, हियर एंड टच, है ना। तो जो देख रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं, जो वो फील कर पा रहे हैं, उसको वो प्रॉपर वे में समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना पड़ता है, थोड़ी बात सीखेंगे, थोड़ा सा गैप आएगा, फिर से कि भूल जाएंगे, फिर से कि टीचर को वहीं से दोबारा से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। इनेबिलिटी टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थता होती है। ठीक है, तो बच्चे को मान लीजिए बारिश हो रही है, या मान लीजिए उसको कोई कोई सड़क क्रॉस करनी है, कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोज मैं इसको मानूं कि एक बच्चा बाहर है और बारिश हो रही है ना, तो अभी बारिश हो रही तो वो गीला हो जाएगा, तो नॉर्मल बच्चा जो है या सामान्य बच्चा जो है वो क्या करेगा, इस एज का जो है नॉन डिसेबल बच्चा, ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल या सामान्य व्यक्ति कहेंगे, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहेंगे, तो वो इस समय पे क्या करेगा, वो अपना फटाफट करके अंदर चला जाएगा ताकि मैं गीला ना हूं, है ना। इवन वो तो उससे पहले ही समझ जाएगा, वो बादल गरज रहे हैं, वो बादल काले हो गए, बारिश आने वाली है ना। लेकिन ये तो बारिश आने पे भी खड़े हैं, गीले हो रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं गीला हो रहा हूँ और मैं अंदर चला जाऊं, है ना। तो दे कैन नॉट मेक इवन सिंपल डिसीजंस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से एंड व्हाट सो ऑन। ठीक है, समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, हमें इस समय पे क्या करना चाहिए, हर चीज के लिए वो दूसरों पे डिपेंड होंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर आप देखेंगे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी होती है ना। जो उनका जो नॉर्मल पीयर ग्रुप का जो बच्चा होगा, उसी एज का जो सामान्य आईक्यू वाला जो बच्चा है, वो क्या कर पाएगा, वो जो है एक समय में एक से ज्यादा काम भी कर सकता है, एक समय में एक एक्टिविटी पे लंबे समय तक फोकस बना करके रख सकता है, लंबे समय तक अपने ध्यान को टिका करके रख सकता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक एक एक्टिविटी करेंगे और फिर उसके बाद फिर बोलेंगे कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, दूसरी लेके आइए, ये भी नहीं पसंद है, और उठा के फेंक देंगे। तो टीचर समझ ही नहीं पाएगा कि इनको इंटरेस्ट किस चीज में है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में बहुत जल्दी जो है वो शिफ्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो होता है, एकाग्रता की कमी होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। शॉर्ट टेम्पर,
इस तरह के बच्चे जो है वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं। ये कहीं ना कहीं जो प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया उससे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीजें उनको प्रॉपर वे में समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्लैरिटी है नहीं है चीजों में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है ये बच्चे नॉन वर्बल हो सकता है इनमें बिहेवियर प्रॉब्लम हो, है ना, स्पीच की प्रॉब्लम हो। ठीक, तो वो क्या हो रहा है, अपनी बात को कह रहे हैं, कोई बात ही नहीं समझ रहा है। बात समझ रहे हैं तो कोई लोग हंस रहे हैं, कोई उनकी बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। अगर कई बार आप देखते हैं ना, किसी होम विजिट करिए, किसी बच्चे के घर जाइए जो स्पेशल चैलेंज्ड बच्चा है, तो अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है कि आप नए हैं, आप घर में गए हैं, तो वो आपसे कुछ भी अपनी भाषा में बोलेगा। और जब वो कुछ बोलना चाह रहा है तो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि हम उनकी बात को समझे ना, उनको लग रहा है बहुत इंसल्ट हो रही है हमारी। और ये तो बात होगी जब बच्चा सामने दिख गया, जनरली तो क्या किया जाता है, कमरों में बंद करके इन बच्चों को बिठा दिया जाता है कि कोई आए तो देखे ना, है ना। तो क्योंकि हमें तो अपने कर्मों का फल भुगतना है, तो हम दूसरों को कह करके अपनी बेइज्जती और ये सब, तो ये गाइस ये फैमिलीज इशू है, ये फैमिलीज इशू है, जो जनरली जब आप फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, बच्चों के साथ काम करेंगे, बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, स्पेशल बच्चों से भी ज्यादा उनके पेरेंट्स से डील करना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी वो इतने परेशान होते हैं, इतने ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको समझाना और उनको चीजें क्लियर करना बहुत 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 चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम भी होती है, एडीएचडी की भी समस्या देखने के, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो या तो ये खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को भी नुकसान, चीजों को भी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इस तरह की आइडेंटिफिकेशन आप देखते हैं, तो अभी आप समझ सकते हैं कि बच्चे में किसी ना किसी तरह, क्योंकि नॉर्मल बच्चा इस तरह से नहीं करेगा, एक सामान्य बच्चा जो है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, वो इस तरह से नहीं करेगा। उसको पता है अगर मैंने गिलास फेंका तो टूट जाएगा, और टूट गया तो मम्मी डांट मारेगी, हमारा पैसों का नुकसान होगा, हमारी चीज चली जाएगी, और बहुत सारी चीजें। तो ये बच्चा तो वहां सोचने लायक ही नहीं है, वहां तक तो बात ही नहीं समझ पाता है ना। तो वो जो चीज चाहे, इवन बहुत ही कीमती से कीमती चीज भी उठा करके फेंक सकता है। तो शॉर्ट टेम्पर। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू रिमेम्बर, फिर बात आ गई मेमोरी से। जैसे सीखने में समस्या है, ऐसे ही जब याद रखने में भी समस्या है। अगर आप उनसे इवन छोटी छोटी सी चीजें, ऐसा नहीं पूछ रहे पिछले साल क्या हुआ था, अरे छोटी सी चीजें, सुबह आपने क्या खाया था, दे फॉरगेट, भूल गए, बात ही नहीं समझ आ रही है, अरे क्या पूछ रहे हो आप मेरे से, याद ही नहीं है क्या आप पूछ रहे हो। तो याद रखने में समस्या होती है, और ये चैलेंज एक एजुकेटर को क्लासरूम में भी फेस करना पड़ता है। बच्चे को नाम लिखना, पापा का नाम लिखना, ये सब हम महीनों से सिखा रहे हैं। फिर होता है दिवाली की छुट्टी आ गई, होली की छुट्टी आ गई, कोई भी वेकेशन आती है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, और जब बच्चा आता है तो पता चलता है कि भूल गया, है ना। और खासतौर से ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनमें होती है जिन बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ में फिट्स की भी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी, दौरे भी पड़ते हैं। तो जब दौरे पड़ते हैं तो फिर वहां पे भी मेमोरी जो है वो बहुत जल्दी वॉश हो जाती है। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू रिमेम्बर, याद रखने में समस्या। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल की समस्या, है ना। तो सम हैव डिफिकल्टी इन सकिंग, च्यूइंग एंड ईटिंग। तो बच्चों में होती है प्रॉब्लम कि बच्चा जो है वो चूस नहीं पा रहा है, चीजों को चबा नहीं पा रहा है, प्रॉपर वे में खा नहीं पा रहा है, हाथ का उपयोग नहीं कर पा रहा है, चीजों को उठा करके अपने मुंह तक रखने में, चीजों को एक जगह पे प्रॉपर रखने में उनके हाथ कांप रहे हैं, चीजें गिर जा रही हैं। पानी पी रहे हैं, तो अगर हम पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, पानी सीधा मुंह में जाएगा, एक भी बूंद नहीं गिरने वाली, अगर आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो, है ना। और ये चीज आप बुजुर्गों में भी कई बार देखते हैं, उनका भी हाथ कांपने लग जाते हैं, लेकिन वो ड्यू टू एज है, ड्यू टू हो सकता है किसी बीमारी की वजह से हो, उनके हाथ कांप रहे हैं, हाथ शरीर में अब कमजोरी आ चुकी है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पे क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन किस चीज का है, ये आइडेंटिफिकेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, यानी बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और उसकी वजह से जो है वो उनके कोऑर्डिनेशन में, तालमेल में समस्या है। तो क्या होता है, बच्चा ने पानी पीना चाहा, पूरे कपड़े गीले कर लिए, खाना खाना चाहा, पूरे कपड़ों पे खाना गिरा लिया, अगर खाना खा भी लिया है तो चबा नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, वॉमिट कर दी है ना, ऐसे कैसे ही निकल गया है। यही रीजन है कि इन बच्चों के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या तो बहुत दुबले पतले होंगे, और या बहुत ज्यादा फैटी देखने के लिए मिलेंगे। तो रीजन यही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो ये तो कुछ आइडेंटिफिकेशन थी। इसके साथ साथ में जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि मेंटल रिटार्डेशन की ये सब सिम्टम्स और ये सब आइडेंटिफिकेशन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चों में देखने में भी समस्या हो सकती है, सुनने में भी समस्या हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है, स्पीच की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, प्रॉपर वे में उनका पोषण नहीं हो रहा है ना, ग्रॉस मोटर में वीकनेस होती है, फाइन मोटर में प्रॉब्लम होती है, यानी गामक जो क्रियाएं हैं ना, चीजों को उठाना। ग्रॉस मोटर क्या होता है? जहाँ हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, लाइक टेबल चेयर को उठाना, किसी बॉल को उठाना, लेकिन जहां पर हमारा आई एंड कोऑर्डिनेशन यूज हो रहा है, दैट इज फाइन मोटर स्किल्स, बारीक, है ना, छोटी छोटी हमारी जो है वो मसल्स का, हमारा जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन का जहां पर उपयोग हो रहा है, तो वो होती है आपकी फाइन मोटर। तो ये होती है गामक क्रियाएं, ठीक है। मोटर एक्टिविटीज, तो यहाँ मोटर एक्टिविटीज में भी प्रॉब्लम है। बच्चे की न्यूट्रिशनल, खाना प्रॉपर वे में नहीं खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एसोसिएटेड कंडीशंस में आती है। बहुत सारे बच्चों में देखने, मानसिक मंदता के साथ साथ में देखने में भी प्रॉब्लम है, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, सुनने में भी दिक्कत आ रही है। तो इस चीज को हम लोग कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मेंटल रिटार्डेशन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना, मेंटल रिटार्डेशन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, तो जो डिसेबिलिटी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिसेबिलिटी, उसको पहले रखा जाएगा। और जिस डिसेबिलिटी का प्रभाव ज्यादा है, कम है, उसको बाद में रखेंगे। लेकिन वो जो बाद में रखी जा रही है ना, सेकेंडरी डिसेबिलिटी, दैट इज ओनली एसोसिएटेड प्रॉब्लम। आप लोग केस हिस्ट्री भरोगे ना, आगे हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रैक्टिकल सेशन, जैसा मैंने आपको असेसमेंट किट का सेशन आपका शुरू कर रखा है, जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा उसको मैं लिंक में डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर उसको चेक कीजिएगा। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप वाला भी कंसेप्ट मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि इससे पहले उसको समझना बड़ा जरूरी है ना। तो वो सब आपको लिंक में मिलेगा, एक बार चेक कीजिएगा वो दोनों सेशंस जो हैं आपके, ठीक है। तो ये है आपकी एसोसिएटेड मेंटल रिटार्डेशन, तो है ही है, साथ में ये प्रॉब्लम भी है, ये समस्या भी है, ठीक है। तो उसके बाद है फिजिकल फीचर्स। अब इनमें कुछ फिजिकल फीचर्स भी देखने के, देख के ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उनकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं, लाइक इसी का ही एक टाइप डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, जिसमें देखते हैं कि बच्चे की आंखें और सिर जो है वो बड़ा है, फ्लैट आईज है, ठीक है, स्ट्रेट बाल जो है बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है, जीभ जो है वो चपटी होगी, कटी फटी हुई सी जीभ होगी, ठीक है, लो सेट ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है, और छोटे कद होंगे, शारीरिक विकृति देखने के लिए मिलेगी, बच्चे के हाथ पैर जो है वो छोटे हो सकते हैं देखने में, ठीक है, पैरालिसिस देखने के लिए मिल सकता है, हाथ पैर में कोई शरीर का कोई अंग, कोई हाथ काम नहीं कर रहा है शुरू से, कोई पैर नहीं काम कर रहा है, छोटे बड़े हैं। तो ये सारी शारीरिक विकृतियां या फिर फिजिकल फीचर्स जो है देख के ही पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। शुरू शुरू की स्लाइड से मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की ही पिक्चर्स हैं, या फिर मैंने ये जो आइडेंटिफिकेशंस बताए, ये भी आपको, ये आपके उनके फिजिकल फीचर्स दिखा रहे हैं आपको, कि उनके जो आप उनका जो पीयर ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये देखिए पिक्चर, तो फिजिकल फीचर ही बच्चे का बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये था गाइस आपका सेशन आज का, फिजिकल फीचर्स। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है आपको, जहाँ हम सम अप कर रहे हैं इसको, इस सेशन को, मेंटल रिटार्डेशन को। अभी हम लोग अपकमिंग सेशन में इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को, तीनों कंटेंट को जो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो है वो ऑटिज्म के ऊपर होगा, ठीक है। तो क्या कह रही है लास्ट स्लाइड आपकी? कह रहा है कि सबसे पहले तो याद रखिए कि मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगी, दवाई ली और ठीक हो जाएगी, टीका लगाया और ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन करवाइए ठीक हो जाएगी, नहीं जी, ये नॉट क्योरेबल है। मेंटल रिटार्डेशन इज एन इन इरिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है, अपरिवर्तनीय स्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट क्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ब्रेन की जो स्थिति है वो घटती है ना बढ़ती है, ठीक है। तो अ चाइल्ड विथ मेंटल रिटार्डेशन कैन आल्सो हैव एसोसिएटेड फिजिकल, विजुअल एंड हियरिंग प्रॉब्लम। इसके साथ साथ में इनको ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, देखने सुनने और की समस्या भी हो सकती है, शारीरिक समस्या भी हो सकती है। और कहते हैं कि लगभग जितने भी एमआर बच्चे हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल, उनमें लगभग 10% बच्चों को फिट्स की प्रॉब्लम, सीजर्स की, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जितने भी मेंटल रिटार्डेटेड बच्चे हैं उनमें से लगभग 60% को, यानी 10 में से 6 बच्चों को आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उनको मिलेगी बिहेवियर प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या, सॉरी, व्यवहारिक समस्याएं जो है वो देखने के लिए मिलेगी।
तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके सेशन को और बूस्ट अप करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज का ये सेशन आपका जो है वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज पार्ट 1, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बेसिक चीजों को हमने कवर अप करने का प्रयास किया। नेक्स्ट सेशन में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पार्ट 2, ऑटिज्म या स्वालीनता को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका भी इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट क्या है, ठीक है, प्रेवलेंस रेट क्या है, इनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद का थर्ड सेशन रहेगा आपका एसएलडी। ठीक है, फिर हम जो है फर्दर चीजें, इनके टाइप्स और फिर प्रेवलेंस रेट और आपका जो है इनका जो है वो असेसमेंट टूल्स, इनको जो है वो रैंडमली डिस्कस करते रहेंगे। और यदि डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक, अगर आप लोग डिटेल में गाइस पढ़ना चाहते हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं, लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें ये कंटेंट जो है वो हेल्पफुल करने वाला एग्जाम में, तो आप चाहें तो जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्ले स्टोर से, और फिर जाके वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही किफायती कीमत रखी गई है इसकी, जो कि आप लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप लोगों का ध्यान रख करके ही ये कीमत डिसाइड की गई है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि वो करने के बाद आपको इस तरह से समझाया जाएगा, साथ में बुक्स भी रेफर की जाएंगी आपको, और डिटेल में चीजें जो है वो प्रैक्टिकल भी एक्सपोजर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल सेशन, चाहे वो केस हिस्ट्री हो, असेसमेंट किट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, केस हिस्ट्री हो या फिर आपके जो है वो असेसमेंट टूल्स हो, आईईपी कैसे बनाना है, ग्रुप टीचिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का परफॉर्मा कैसे बनना है, सारी चीजें जो है आपको वहां पे डिटेल में समझाई जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और चैनल पे बने रहिएगा गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल। अपना जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग सेशंस के जो है वो जो है सेशंस जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए इन्फॉर्मेशन को, ताकि आपके द्वारा उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।